वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसे हम जनरली अवॉइड करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे इन्वेस्टमेंट्स वर्ड आता है तो हम सबके मन में आता है कि हमें लगेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढेर सारा पैसा, जो कि कम्प्लीटली गलत है। तो कई सारी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती है जिसमें हमें नॉमिनल अमाउंट्स भी लगती है और कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हमें लाखों या करोड़ों रुपए लगते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। तो इस वीडियो में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे जो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे हम इजीली पैसा अवेलेबल कर सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमारे फ्यूचर्स में बहुत सारे अच्छे से काम आ सकती है और जिससे हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो गाइस, हम सबको सबसे पहले तो कन्वेंशनल मेथड्स पता है। वो एक पहला तो आता है एफडी, सेकंड आता है रिकरिंग डिपॉजिट्स, थर्ड आता है बीपीएफ अकाउंट्स। ये सभी ऐसे अकाउंट्स होते हैं, ऐसी ऐसी कई सारी स्कीम्स है जिनमें कि हम थोड़े थोड़े पैसे हम डिपॉजिट करते रहते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट में हम एक ही बार पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं और उससे हमें बैंक या फिर एनबीएफसी अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न दे देती है और हम उससे पैसे जो है हमारे कई सालों में डबल कर सकते हैं। तो ये डबल करने की जो वीडियो है वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। अब आता है कि सबसे पहला हमारे मन में आता है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे लगते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत कम कम अमाउंट से भी होती है। जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए आप 100 रुपीज से भी रिकरिंग डिपॉजिट्स चालू कर सकते हो। तो 100 रुपीज जनरली अवेल करना कुछ बड़ी बात नहीं होती। कभी कभी तो हम दिन में ही 100 क्या 300 रुपए का पिज्जा भी खा लेते हैं। तो अगर उसी दिन के अगर 300 रुपये हम अगर अपने रिकरिंग डिपॉजिट में भी डिपॉजिट कर देते हैं तो उससे जो इंटरेस्ट जो मिलता है हमें, वो कंपाउंड होते होते वो बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट बन चुकी है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बैंक अगर आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है तो हम क्या सोचते हैं, भाई 1 लाख रुपए के ऊपर वो कहाँ हमें 8,000 रुपए दे रही है। बट हम ये नहीं सोचते कि वो वही जो 8% इंटरेस्ट है वही हमारा 10 या 12 साल बाद जो है वो हमें बहुत सारा पैसा देके जाएगी, जो हमारी की कैपिटल है उससे भी ज्यादा हमें पैसा मिल सकता है। तो हमें यही सब चीजें देखनी है। तो अब आता है कि नेक्स्ट एक ऐसी मेथड आती है जिसे हम कहते हैं डिबेंचर्स सॉरी, वो आता है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स ये होता है कि कंपनी आपको ये सेम लाइक एन एफडी होता है। तो डिबेंचर्स में भी आपको सिर्फ कंपनी को पैसा आपको डिपॉजिट करने के लिए देने होते हैं और ये कंपनी आपसे मांगती है कुछ फिक्स टेन्योर के लिए। अब थर्ड आता है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूंगा तो स्टॉक मार्केट में शेयर जो होते हैं वो 10 रुपए से भी चालू होते हैं और वो आपके जाके 60,000 तक भी जाते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कि आपने कुछ महीने में अपने सेविंग्स बना ली आपकी 2,000 रुपए, अगर वो ऐसे बैंक में पड़ी पड़ी है तो बैंक भी आपको कितना देगी सेविंग अकाउंट पे? 3.5% रिटर्न देगी। पर अगर मान लीजिए कि वही आप अगर स्टॉक मार्केट में डाल देते हो तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड जो है वो आपको उतना अमाउंट आप अर्न कर लोगे जितना कि आपको बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न्स देने वाली है। तो ऑब्वियसली बैंक अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको बैंक डिपॉजिट से ज्यादा ही मिलने वाला है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप प्रीवियस 15 ईयर्स का अगर डेटा आप उठाते हो स्टॉक मार्केट का तो वो भी आपको फॉर एन एग्जांपल अगर आपने 15 ईयर्स पहले आपने अगर कुछ एक शेयर में पैसे कुछ इन्वेस्ट किए रहते पैसे, तो मिनिमम वो आपको जो है वो अभी 250% तक का रिटर्न्स उसमें आपको मिल जाता। ये स्टॉक मार्केट की प्रीवियस 15 ईयर्स की हिस्ट्री है। तो गाइज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो पर वो इन्वेस्ट करते रहो और वो लॉन्गर टर्म के लिए करो। लॉन्गर टर्म करने का एक ही फायदा होता है कि आपके जो एक एक्स अमाउंट होती है वो आगे जाके वो 2x या फिर 3x अमाउंट बन जाती है। और साथ ही साथ में अगर इन्फ्लेशन का रेट, क्योंकि बैंक्स में क्या होता है कि जनरली बैंक्स में आपको फिक्स डिपॉजिट के लिए रखने के बाद आपको कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है, पर मिलता तो है वो ऐसी घर में पड़े पड़े रहने से या फिर हमें स्पेंड करने से अच्छा वो हमने कहीं पर जाके अच्छे से सिक्योर ले रखी है तो हमें फ्यूचर में ही काम आने वाले होता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा मेनली तो फॉर्मूला होता है कि सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है। जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास भाई एक एक्स अमाउंट ऑफ इनकम आ गई, अब ये इनकम में से हमारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और जो बचता है वो हम सेविंग के तौर पे ले लेते हैं। तो ये कंप्लीट रॉन्ग होता है। हमें क्या करना चाहिए, सेविंग के और या फिर इन्वेस्टमेंट के तरीके में हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप तो सेविंग आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आपको लेना है कि हमारी टोटल इनकम क्या है, फिर हमें उसमें से हमारी सेविंग माइनस करनी है और जो बचता है पैसा उसे ही हमें एक्सपेंसेस में लेना चाहिए। अब कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं उसका क्या करें हम।
तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए आप अपना शेड्यूल करो और उसी हिसाब से ही सेविंग आपकी बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मान लीजिए आपकी 50,000 तनख्वाह है, 50,000 आपकी सैलरी है, तो आप उसमें से 40,000 सेविंग कर दो, तो आप खाओगे क्या? ये भी सवाल आता है। तो हमें क्या करना है कि पहले इनकम हमारी देखनी है, हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं देखने हैं, वेरिएबल इनकम वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उसे हम कम कर सकते हैं क्या, और हमारी सेविंग बढ़ा सकते हैं क्या। ये चीजें हमें बहुत ज्यादा देखना जरूरी है। अगर ये आप सीख लिए कि आपने डिसिप्लिन सेविंग अगर आपने सीख लिया, तो आप बहुत अच्छी खासी लाइफ, फ्यूचर वाली जो लाइफ है वो बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हो। गाइस, कहने का तरीका सिर्फ इतना ही है, कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस बढ़ने के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ना चालू होनी चाहिए। तो इनकम क्या है कि एक हमारी एक्टिव इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है। तो एक्टिव इनकम तो हमारी आ ही रही है सेम, उसमें नॉमिनल बढ़ते रहता है, जो कि इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ता है उसी हिसाब से हमारी मंथली सैलरी भी बढ़ते जाती है, या फिर ईयरली सैलरी जो भी है वो बढ़ते जाती है। पर हमें अगर वेल लाइफ जीनी है तो हमें क्या होगा, हमें एक पैसिव इनकम की भी जरूरत पड़ेगी। तो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो एक ऑप्शंस होते हैं फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, हमारे पास पीपीएफ स्कीम्स भी होती है, कई सारी पोस्ट ऑफिस में भी ऐसी स्कीम्स होती है कि जिसमें कि आपको पैसा डिपॉजिट करना है, 5 साल में आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगी और आपको आपके 1.5 गुना पैसे हो जाएंगे वो। तो ये कई सारी ऐसी स्कीम्स होती है, इसको आपको देखना चाहिए और ये देखने के बाद आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। आप साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपने कोई अच्छी खासी कंपनी चूज कर ली, कंपनी चूज करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट ये कंप्लीटली मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये डिस्क्लेमर के तौर पे आप ले लीजिए कि स्टॉक मार्केट जो है वो कंप्लीटली मार्केट रिस्क पर ही चलता है। पर आपने अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे देख लिए, कंपनी की ग्रोथ होने वाली है ये आपको पता है, तो आपने अगर मान लीजिए कि आज उसको अगर पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो वो आपके पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं। कंपनी डिविडेंड देती ही देती है, जो कि डिविडेंड बैंक में जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उससे कहीं ज्यादा ही होते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, पर आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट तो क्लियर पता चला होगा कि आपको सेविंग करना आनी चाहिए और सेविंग का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, हमारे टोटल इनकम क्या आ रही है वो माइनस हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस हमारी सेविंग, और जितना बचता है उतना ही हमारे एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग होते हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका मोबाइल का बिल, आपका टीवी बिल, आपका राशन लगेगा वो आता है आपका। पर वेरिएबल इनकम्स को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो से तो आपको जरूर क्लियर हो चुका होगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में लाइक भी करिए और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। गाइज, थैंक यू।